हे गाइज, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लैंस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, मैं निशु। हम पढ़ेंगे आज यूपी पीसीएस प्री 2024 के लेटेस्ट पेपर जो हैं DIS के। ये हमारा जो सेशन चलेगा ये फुल लेंथ होगा, जिसमें आपका करंट भी इंक्लूड होगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? जनसंख्या 2011 यूपी के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। जनगणना परिदृश्य प्लस उसके जिले दिए हुए हैं। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कहाँ की है? तो ये आपकी श्रावस्ती की है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या कहाँ पे है? तो ये आपके सीतापुर में है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहाँ का है? तो ये आपका बागपत का है। सर्वाधिक महिला जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो ये कानपुर में पाई जाती है। तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ जिले दिए हुए हैं। कौन सा खनिज किस जिले में पाया जाता है? तो बॉक्साइट जो है आपके ललितपुर में पाया जाएगा। पाइराइट जो है मिर्जापुर में। जिप्सम कहाँ पाया जाएगा? तो जिप्सम आपका हमीरपुर में पाया जाता है। चाइना क्ले जो है ये आपका सोनभद्र में मिलता है। तो यहाँ पे आपका बॉक्साइट ललितपुर में है, पाइराइट्स जो है मिर्जापुर में, जिप्सम आपका हमीरपुर में, चाइना क्ले सोनभद्र में। यहाँ थोड़ा विजिबिलिटी कम है तो ध्यान से देख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, इसीलिए मैंने उसको रिपीट कर दिया था सेकेंड टाइम में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सभी प्रायद्वीप नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। सतपुरा श्रेणी नर्मदा और तापी नदियों के मध्य स्थित है। उपरोक्त कथन कौन सा सही है हमें बताना है। तो केवल दूसरा आपका सही है, आपका पहला जो है सही नहीं है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा और ताप्ती ही नदियाँ जो है मुख्य नदियाँ हैं, जो कहाँ से कैसे प्रवाहित होती हैं? तो पूर्व से लेके पश्चिम में प्रवाहित होती हैं। ये आपका पूर्व दिशा है, यहाँ से लेके इधर अरब सागर में ये नर्मदा और ताप्ती गिरती हैं। सतपुरा श्रेणी जो है एक पर्वतमाला है जो नर्मदा और ताप्ती के बीच में स्थित है। तो इस तरह से आपका सिर्फ सेकेंड ऑप्शन सही है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। रेलवे जोन और मुख्यालय कौन सा कहाँ पे मुख्यालय किस रेलवे जोन का? तो देखते हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय आपका कहाँ पे है? तो ये आपका कोलकाता में है। हुबली में नहीं है। कहाँ पे है? कोलकाता में। कलकत्ता या कोलकाता जो भी है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका सिकंदराबाद में है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो जयपुर में है। पूर्व तटीय मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर में। तो इस तरह से हो जाएगा आपका कौन सा सही सुमेलित हमें मिलाना है। तो 2 और 3 आपके सुमेलित है, जबकि 1 और 4 सुमेलित नहीं है। तो इस तरह से सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। थार मरुस्थल के पूर्वी हिस्से में खारे पानी की झील है। कौन सी ऐसी है जो खारे पानी की झील है? देखते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है वो है लुड़कर सर झील। तो ये कहाँ पे है? ये आपका बीकानेर में स्थित है। एक प्लाया झील है। फतेह सागर झील ये जो है आपका उदयपुर में स्थित एक मीठे पानी की झील है। सांभर झील जो है आपका थार मरुस्थल के पूर्वी हिस्से में खारे पानी की झील है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जयसमंद जो झील है ये आपका मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो इस तरह से सी ऑप्शन आपका सही है। थार मरुस्थल के पूर्वी हिस्से में जो खारे पानी की झील पाई जाती है वो कौन सी है? तो वो आपकी सांभर झील है। अगला है हमारा रावी नदी के बारे में। रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। संपूर्ण प्रवाह भारत में ही होता है। चुंबी घाटी में प्रवाहित होती है। सही कथन का हमें चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 3 तो सही है, लेकिन आपका सेकंड सही नहीं है। रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश में चंबा घाटी से बहती है। यह सिंधु नदी की सहायक नदी है। रावी नदी जो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा पंजाब से होते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाते हुए चेनाब नदी में मिल जाती है। इस वजह से आपका सेकेंड ऑप्शन सही नहीं है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। जनगणना 2011 उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि 20.23% है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि जो है कानपुर नगर में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। केवल 1 आपका सही है, दूसरा आपका सही नहीं है कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि गौतम बुद्ध नगर में है, न कि कानपुर में है। कानपुर में क्या है? तो सर्वाधिक न्यूनतम दशकीय वृद्धि पाई जाती है। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कहाँ पाई जाएगी? गौतम बुद्ध नगर। तो इस वजह से आपका सिर्फ पहला क्वेश्चन ही सही है। अगला हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सवाना प्रकार की लंबी घासें मिलती हैं? भाबर क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, तराई क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र।
तो इसका आंसर है आपका बी। तराई क्षेत्र में जो है आपका उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में सवाना प्रकार की लंबी घासें मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखते हैं, एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ आपके जनपद हैं। सैंडस्टोन, यहाँ पे ये क्या लिखा है, सैंडस्टोन। सैंडस्टोन कहाँ पाया जाता है, तो ये आपके मिर्ज़ापुर में पाया जाएगा। तांबा कहाँ पाया जाएगा, तो ललितपुर में आपका तांबा और यूरेनियम मिलता है। हीरा कहाँ मिलेगा तो हीरा आपका बांदा में मिलेगा। कोयला कहाँ पाया जाएगा, तो ये आपका सोनभद्र में पाया जाएगा। तो इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 10, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। रामगंगा नदी का उद्गम हिमालय की दूधा टोली श्रेणी से होता है। बेतवा यमुना नदी से इटावा के पास मिलती है। तो इसका आंसर है आपका ए, केवल एक सही है, दूसरा जो है सही नहीं है। रामगंगा नदी जो है गंगा नदी की एक सहायक नदी है। रामगंगा नदी का उद्गम जो है हिमालय की दूधा टोली श्रेणी से होता है। बेतवा का उद्गम जो है आपका कुमारगांव रायसेन एमपी से होता है। यह नदी हमीरपुर के पास यमुना में मिलती है। तो कहाँ मिलती है, हमीरपुर के पास जो है आपका यमुना में मिल जाती है, न कि इटावा के पास में। तो इस तरह से हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। जनजाति है और राज्य दिए हुए हैं। कोरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये आपके उड़ीसा में पाई जाती है। नायर जनजाति जो है आपका केरल में पाई जाएगी और कोन्याक जनजाति नागालैंड में मिलती है। लाखेर जनजाति जो है वो कहाँ मिलेगी, तो वो आपका मिजोरम में मिलेगी। लाखेर जनजाति मिजोरम। तो इस वजह से हमारा 2 और 3 तो सही सुमेलित है और बाकी जो है 1 और 4 सुमेलित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को, निम्नलिखित नदियों में से कौन सर्वाधिक लंबी है। महानदी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी। तो इनमें से कौन सी सबसे लंबी है, तो इसमें से आपकी है कृष्णा नदी आपकी सबसे लंबी नदी है। कितने किलोमीटर है, तो 1401 किलोमीटर है। जबकि आखिर नर्मदा कितनी है, तो ये 1312 किलोमीटर है। कावेरी 800 किलोमीटर और महानदी जो है 815 किलोमीटर है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर है आपका 13, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, देखना है। मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार कहलाता है। कोंकण तट अनेक पश्च जल पाए जाते हैं जिन्हें कयाल कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, केवल एक सही है। भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों को हम निम्न भागों में बांटते हैं, जैसे गुजरात से लेके गोवा तक का क्षेत्र क्या कहलाएगा, तो गोवा तक का क्षेत्र जो है आपका कोंकण तट कहलाएगा, कोंकण तट कहलाएगा। और गोवा से लेके कर्नाटक तक, गोवा से लेके आपका कर्नाटक तक क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका कन्नड़ तट। और मंगलुरु से लेके आपका कन्याकुमारी तक ये क्या कहलाता है, तो मालाबार तट कहलाता है, मालाबार तट। और मालाबार तट को ही क्या कहते हैं, तो ये जो है अन्य यहाँ पे पशजल जो होते हैं या कयाल यहाँ पे पाए जाते हैं। जो मालाबार तट पर अनेक पशजल होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में, तो कयाल कहते हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ शिखर है, दूसरी तरफ पर्वत श्रेणियां हैं। गुरु शिखर जो है गुरु शिखर जो है वो किसकी चोटी है, तो वो आपकी अरावली की है। धूपगढ़ जो है आपकी सतपुड़ा की है। अमरकंटक किसकी है, तो ये आपकी मैकाल की होगी। कुद्रेमुख किसकी होगी, तो दक्षिणी सह्याद्री की होगी। तो इस वजह से आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 15, उत्तरी भारत के मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा अरब सागर से अधिक शक्तिशाली होती है। तो इसका आंसर होगा सी। ए तो सही है लेकिन आपका आर सही नहीं है। उत्तरी भारत के मैदानी भागों की जो शाखा है वो जो वर्षा होती है वो आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और मानसून की अरब शाखा की तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाए गए कुल आर्द्रता का 65% भाग जो है कहाँ से मिलता है, तो अरब सागर से मिलता है। जबकि 35% भाग जो है यानी वर्षा मतलब आपका पानी कहाँ से मिलता है, तो बंगाल की खाड़ी से मिलता है। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही है। ए तो सही है लेकिन आर गलत है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 16, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी आपका 1985 में। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब की गई, 1985 में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देश और राजधानी दिए हुए हैं। ब्रुनेई की राजधानी क्या है, तो बंदर सेरी है।
सेशल्स की राजधानी आपका विक्टोरिया है। बुर्किना फासो की राजधानी आपका ओगनदोगो है। स्वाजीलैंड की राजधानी आपका बाबने है। तो इस वजह से आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? जलप्रपात और देश। देखते हैं कौन सा देश में कौन सा जलप्रपात है। येसोमाइट जलप्रपात कहाँ है? तो ये आपका कैलिफोर्निया में है। एंजल जलप्रपात आपका वेनेजुला में स्थित है। रिब्बन आपका जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये भी आपका कैलिफोर्निया में स्थित है। रिब्बन कहाँ पे है? तो ये भी आपका कैलिफोर्निया में है। यहाँ पे मिलान नहीं है, इस वजह से सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बाकी सभी जो हैं सही होंगे। टूगुला कहाँ है? तो टूगुला जो है आपका दक्षिण अफ्रीका में है। तो यहाँ पे ज़रा फिर से देखना है हमें कि क्या सही है क्या गलत है। सही नहीं पूछ रहा है, कौन सा जो है जो सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। एसोमाइट जो है ये कहाँ पे है? तो ये आपका कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया। और एंजल जलप्रपात कहाँ है? तो ये वेनेजुला में है। रिबन आपका कहाँ है? तो कैलिफोर्निया में है। और टुगेला कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में। तो इस वजह से आपका पहला ही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी जो हैं सही सुमेलित हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तरी सागर व एम्स्टर्डम के बीच स्थित है? सू नहर, कील नहर, न्यू वाटरवे नहर, वेटलैंड नहर। तो ये है आपकी सी। न्यू वाटरवे नहर जो है ये किनके बीच है? तो उत्तरी सागर व एम्स्टर्डम के बीच में स्थित है। सू नहर किसके बीच में स्थित है? तो सुपीरियर और ह्यूरान के बीच में कौन सी नहर है? आपका सू नहर है, ह्यूरान के बीच में। ये मान लीजिए आपकी सू नहर है। कील नहर किसके बीच में है? तो कील नहर जो है जर्मनी में है। उत्तरी सागर मान लीजिए ये आपका नॉर्थ सी है और नीचे आपका बाल्टिक सी है, उसके बीच में क्या है आपका? तो कील नहर स्थित है। न्यू वाटरवे नहर कहाँ स्थित है? तो ये आपका जर्मनी में है। न्यू वाटरवे नहर उत्तरी सागर और रॉटरडम के बीच स्थित है। वेटलैंड नहर जो है आपका यूएसए में स्थित है। किसके बीच है? तो ये आपका ईरी और ओंटारियो झील के बीच में स्थित है। तो इस वजह से आपका सी ऑप्शन सही है। अगला हम देखते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्यों में कौन शामिल नहीं है? प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, गृह मंत्री। तो इसके आंसर हैं आपके बी। सभी राज्यों के राज्यपाल जो है इसमें शामिल नहीं है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं, न कि राज्यपाल। विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रशासक दोनों शामिल होते हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, भारत निर्वाचन आयोग की प्रशासनिक शक्तियां हैं। कौन सी जो हैं इनकी प्रशासनिक शक्तियां हैं? देखते हैं। निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, मतदाता सूची में संशोधन, मतदाता जागरूकता। तो इसका आंसर होगा आपका डी। उपरोक्त सभी जो हैं इसमें प्रशासनिक शक्तियों में आते हैं आपका। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, लोक सेवा आयोग के संदर्भ में हम देखेंगे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करेंगे। आर्टिकल 315 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 315 आपका संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग से संबंधित है। आर्टिकल 316 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि से संबंधित है। आर्टिकल 317 जो है आपका सदस्यों के निलंबन से संबंधित है, सदस्यों के निलंबन से। आर्टिकल 318 जो है सदस्यों की सेवा शर्तों से संबंधित है। तो इस वजह से आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1989 के तहत की गई थी। तो इसका आंसर है ए। केवल एक आपका सही है कि राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई थी। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत, अधिनियम कौन सा था? तो 1990 का अधिनियम था, उसके तहत जो है 1992 में की गई थी इसकी स्थापना। पहला आयोग जो है कब गठित होता है? तो 31 जनवरी 1992 का पहला आयोग किसके अध्यक्षता में गठित होता है? जयंती पटनायक के अध्यक्षता में गठित होता है। ये उनका कार्यकाल कितना था? 3 फरवरी 1992 से लेकर 1995 तक था। तो इस वजह से आपका आंसर पहला सिर्फ सही है और सही नहीं है दूसरा। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, नीति आयोग के संदर्भ में देखना है। विशिष्ट मुद्दों के लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल हैं। सही कथन का हमें चयन करना है, तो इसके आंसर है आपका सी। दोनों ही जो है सही कथन है आपके। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को,
निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए, इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। कब किसका कैसे गठन होता है? तो नागालैंड का गठन जो होता है 1963 में होता है, 1963। हरियाणा का गठन 1966 में होता है। मिजोरम का जो गठन होता है 1987 में होता है, 1987 में। सिक्किम का गठन 1975 में होता है। तो इस वजह से आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले नागालैंड का गठन, फिर हरियाणा का गठन, फिर आपका सिक्किम का गठन, सबसे लास्ट में आपका मिजोरम का गठन। अगला देखते हैं कौन सा सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान के तत्व और विदेशी स्रोत कौन सा कहाँ से लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ये आपका जापान से ली गई है। समवर्ती सूची आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से ली गई है, न कि अमेरिका से। कहाँ से? आयरलैंड से। और संघात्मक विशेषता कहाँ से ली गई है? तो ये आपका कनाडा से ली गई है। तो इस वजह से आपका सी ऑप्शन सही नहीं है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित करना है। राज्य और विधानसभा सीटें हैं, किसकी कितनी सीटें हैं? तो छत्तीसगढ़ की सीटें कितनी हैं? तो इसकी जो सीटें हैं 90 हैं छत्तीसगढ़ में। और राजस्थान की 200 सीटें हैं। एमपी के जो हैं 230 हैं। मिजोरम की जो है मिजोरम की कितनी है? 40 हैं। तो इन सभी राज्यों में जो है अभी चुनाव हुए थे। ये करंट का क्वेश्चन है, इस वजह से आपका सीटों को पूछ लिया गया है। तो इस वजह से आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई वृद्धि अथवा कमी न किए जाने का निर्णय किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो ये संविधान संशोधन था आपका 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के तहत ऐसी घोषणा की गई कि लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई वृद्धि या कमी नहीं की जाएगी। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। विधानसभा में महाभियोग के आधार पर राज्यपाल द्वारा, उच्चतम न्यायालय के जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा, उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा। तो इसका आंसर है आपका सी। उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद आपका राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। रूसी यात्री निकितन ने निम्न में से किस साम्राज्य की यात्रा की थी? विजयनगर, बहमनी, चोल, पल्लव। तो ये हैं आपके बहमनी राज्य की इन्होंने यात्रा की थी। कब की थी? तो 1470 में इन्होंने रूसी यात्री निकितन ने जो है बहमनी साम्राज्य की यात्रा की थी। बहमनी उस टाइम क्या कहलाता था? तो बीदर कहलाता था। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 है। निम्नलिखित में से किस एक ने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की है? गुरु नानक, दादू दयाल, रामानंद, रैदास। तो ये हैं आपके दादू दयाल ने जो है दादू दयाल काबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो 1544 में अहमदाबाद में हुआ था। इन्होंने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया है? जियाउद्दीन बर्नी, अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल रहीम खाने खाना, फैजी। तो इसका आंसर है आपका सी। अब्दुल रहीम खाने खाना ने जो है बाबर की आत्मकथा का, जिसका क्या नाम है, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया है। और ये किस भाषा में थी? बाबर ने किस भाषा में इसे लिखी थी? तो तुर्की भाषा में इसे लिखी थी बाबरनामा को। इसी को हम क्या कहते हैं? तुजक या बाबरी भी कहते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 33। कनिष्क के रब-तक अभिलेख, ये क्या है? एक मिनट हम लिख देते हैं, रब तक। कनिष्क के रब तक अभिलेख में निम्नलिखित में से किस एक शहर के नाम का उल्लेख नहीं है? चंपा, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, इंद्रप्रस्थ। तो ये है आपका डी। इंद्रप्रस्थ नामक अभिलेख रब तक अभिलेख में जो है इंद्रप्रस्थ का उल्लेख नहीं किया गया, जबकि किसका किया गया है? तो साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र एवं चंपा का जो है उल्लेख कनिष्क के रब तक अभिलेख में किया गया है। अगला देखेंगे राजवंश और राजधानी। कौन सा राजवंश, उसकी कौन सी राजधानी थी? तो प्रतिहार की राजधानी जो थी वो कन्नौज थी। परमार की राजधानी आपकी धारा थी। सोलंकी की राजधानी अहिलवाड़ थी। और राष्ट्रकूट की राजधानी क्या थी? तो प्रतिष्ठान थी। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला हम देखेंगे कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? रानी दिद्दा, संग्राम राज, अवंती वर्मन, ललिता दत्त, मुक्ता पिंड। तो इसका आंसर है आपका डी। ललितादित्य मुक्ता पिंड ने जो है आपके
किसका निर्माण करवाया था? तो कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण कराया था। मार्तंड मंदिर किसको समर्पित है? तो ये सूर्य भगवान को समर्पित है। कहाँ पे है? तो कश्मीर में कारकोट वंश नामक शक्तिशाली शासक कौन थे? ललितादित्य थे। इन्होंने ही जो है मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला हम देखेंगे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित करना है। शाकनाशक, शाकनाशक क्या है आपका? तो सोडियम क्लोराइड जो होता है वो शाकनाशक होता है। कृत्रिम वर्षा किसके द्वारा होती है? तो सिल्वर आयोडाइड के द्वारा आपका कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। कैंसर रोधी दवा कौन सी है? तो कैंसर रोधी दवा आपका टेक्साल है। संश्लेषित रेशा क्या है? तो ये है आपका केवलार है। तो इस वजह से आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 37। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर द्वारा संचारित होता है? पीत ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफेलाइटिस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, जापानी इंसेफेलाइटिस जो है आपका ये क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर के द्वारा संचारित होता है। पीत ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया ये तीनों ही टाइगर मच्छर जिसे हम क्या कहते हैं एडिज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 38। ग्रीन वाश इंगित करता है, किसको इंगित करता है? पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना, हरियाली हटाना, जलकुंभी हटाना, कृषि भूमि को हटाना। तो इसका आंसर है आपका ए, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना क्या कहलाता है आपका? ग्रीन वाश कहलाता है। ग्रीन वाश उस स्थिति को दर्शाता है जहां एक संगठन अपने पर्यावरणीय प्रथाओं या किसी उत्पाद या सेवा के पर्यावरणीय लाभों के बारे में लोगों को गुमराह करना चाहता है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रीन वॉश कहते हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर है, थोड़ा विजिबिलिटी कम है तो आप लोग जितना बोलेंगे उतने पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। बनावली पुरास्थल से पक्की मिट्टी की बनी हुई हिरण के प्रतिकृति प्राप्त हुई है। लोथल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। तो कौन सा जो है सही नहीं है देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी की लोथल से जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ये जो है कालीबंगा से, राजस्थान में है कालीबंगा, वहाँ से जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं। और काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड हड़प्पा से संबंधित है। बनावली जो है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति प्राप्त हुई है तथा हड़प्पा वासियों को चांदी की भी जानकारी थी। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी पर हुई थी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना के तट पर हुई थी। तो आप जस्ट अपोजिट कर दीजिए कि महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर हुई थी, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जो है ऋजुपालिका नदी पर हुई थी। तो इस वजह से दोनों ही कथन आपके असत्य हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान निरंजना नदी पर हुआ था और महावीर स्वामी को जो है ऋजुपालिका नदी पर हुआ था। अगला हम देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन को। भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा बलबन का मकबरा है। भारत में पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमात खाना मस्जिद है। कथन कौन सा कथन सही है उसके बारे में हमें बताना है। तो दोनों ही कथन जो है आपके सही है, क्योंकि भारत में जो है विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा जो है आपका बलबन का है, जो दिल्ली में स्थित है। बलबन के मकबरे में ही सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप जो है दिखाई पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जब हम अलाउद्दीन खिलजी का निर्मित जमात खाना मस्जिद देखते हैं, वो किस में निर्मित है? इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद है। तो दोनों ही ये कथन आपके सही हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। यहाँ से हिंदू तथा बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा मिले हैं। यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। इन गुफा मंदिरों का निर्माण पांडव शासकों द्वारा कराया गया है। तो इसका आंसर है आपका 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं, लेकिन आपका चौथा ऑप्शन नहीं सही है। क्यों नहीं? क्योंकि एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण जो है राष्ट्रकूटों ने करवाया था, न कि पांडव शासकों ने। राष्ट्रकूटों ने करवाया था। बाकी तीनों ही कथन आपके सही हैं। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृतिक
प्राकृत एवं अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन शासक हाल ने गाथा सप्तशती नामक पुस्तक लिखी। गुणाढ़ तथा सर्ववर्मन हाल के दरबार में रहते थे। गुणाढ़ ने कातंत्र नामक पुस्तक लिखी। तो इसका आंसर है आपका डी ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सभी जो हैं सही हैं। सातवाहन नरेश विद्वान एवं विद्या प्रेमी थे। उनके समय संस्कृत भाषा के साथ साथ जो है प्राकृत एवं अन्य लोक भाषाओं का जो है विकास हुआ है। ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपका पहले पूछा जा चुका है। सातवाहन शासक हाल ने गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना की, जो किस भाषा में है तो प्राकृत भाषा में है। हाल के दरबार में गुणाढ़ और सर्वसरमन नामक दोनों ही विद्वान रहते थे। गुणाढ़ की जो पुस्तक है वो कौन सी है? बृहत कथा है, न कि कातंत्र है। क्या है? बृहत कथा। तो ये हो जाएगी आपकी गुणाढ़ की पुस्तक। सर्ववर्मन की पुस्तक कौन सी है? तो कातंत्र जो है ये सर्ववर्मन की पुस्तक है। अगला हम देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। जहांगीर के शासनकाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उसने 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा नामक प्रथा शुरू की थी। 1616 ईस्वी में मेवाड़ के राणा अमर सिंह से उसने चित्तौड़ की संधि की। उसके दरबार में विलियम हॉकिंस 3 वर्ष तक रहा। सर थॉमस रो उससे अजमेर के दरबार में मिला था। तो इसका आंसर है आपका बी ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सभी जो हैं सही हैं। जहांगीर ने 2 अस्पा तथा सिंह अस्पा नामक प्रथा चलाई थी। इसके अंतर्गत जो होता था, बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को जो है अधिक सेना रखनी पड़ती थी। इसी को क्या कहते हैं? 2 अस्पा और सिंह अस्पा कहते हैं। विलियम हॉकिंस जो है 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आता है और 3 वर्ष तक इसके दरबार में रहता है। इसी को जो है इंग्लिश खां की उपाधि जहांगीर ने दी थी। इंग्लैंड के जो राजा थे उस टाइम पे जेम्स प्रथम थे। जेम्स प्रथम ने थॉमस रो को जो है जहांगीर के दरबार में कब भेजा था? तो 1615 ईस्वी में भेजा था। जहांगीर ने 1615 ईस्वी में मेवाड़ के राणा जो थे अमर सिंह से चित्तौड़ की संधि की थी। तो ये 1616 में नहीं की थी, कब की थी? 1615 में राणा अमर सिंह से संधि की थी। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सांची का स्तूप स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ है। इसकी खोज कर्नल मैकेंजी ने की थी। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। तो ए ऑप्शन सही है आपका। 1 और 4 तो सही है, लेकिन 2 और 3 सही नहीं है। सांची के स्तूप को जो है स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसका निर्माण किसने करवाया है? तो अशोक ने करवाया था। अशोक ने जो है सांची के स्तूप का निर्माण करवाया। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची के स्तूप की खोज जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। किसने की थी? कनिंघम, ना कि मैकेंजी ने की थी। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। अल्टेरा के बारे में कौन सा कथन सही है? अल्टेरा एक फंड है जो जलवायु परिवर्तन के कार्रवाई के लिए जारी किया जाएगा। इसकी स्थापना COP27 सम्मेलन के दौरान की गई। यह कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था में ग्लोबल चेंजेज लाने के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य प्राइवेट सेक्टर को जलवायु परिवर्तन इन्वेस्टमेंट के लिए एकजुट करना है। कौन सा कथन जो है सही है? तो इसमें जो है 1, 3, 4 आपका सही है, जबकि 2 सही नहीं है। अल्टेरा फंड जो है जलवायु परिवर्तन की कार्रवाई के लिए जारी की जाती है। ये आपका जो है COP28 में आया है, ना कि COP27 में। कब आया है इसकी संकल्पना? तो 28 में। ये 28 कहाँ हुई थी COP28? तो UAE में हुई थी, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47। कथनों पर विचार करना है। पंडित राम कुमार शुक्ल ने गांधी जी से दिल्ली में मिलकर चंपारण आने का आग्रह किया था। तो पंडित रामचंद्र जो शुक्ल आए थे वो दिल्ली में नहीं, वो आपका लखनऊ में सम्मेलन 1916 में जो हुआ था उसी में आकर गांधी जी को चंपारण के बारे में बताया कि यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। चंपारण जांच में महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद आदि लोग महात्मा गांधी के सहयोगियों में से थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। केवल दूसरा सही है, पहला क्यों नहीं सही है? क्योंकि पहला जो है आपका जो 1916 का लखनऊ समझौता हुआ था उसी में जो है रामचंद्र शुक्ल आके गांधी जी को चंपारण से अवगत कराते हैं कि चंपारण में ये समस्याएं चल रही हैं। रौलट कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया है? तो इस कमेटी का गठन जो है आपका 1917 में किया गया था। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए जो है अंग्रेजी सरकार ने 1917 ईस्वी में सिडनी रौलट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसकी सिफारिश पर 1919 में रौलट एक्ट पारित किया जाता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49। कौन सा सुमेलित नहीं है?
काशी विद्यापीठ की स्थापना आपका 1921 में होती है। गुजरात विद्यापीठ की स्थापना 1920 में होती है। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना जो है कब होती है, तो ये आपका 1920 में होती है अलीगढ़ में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में होती है। तो इस वजह से आपका सी ऑप्शन ही सही नहीं है, बाकी सभी जो है सुमेलित हैं। अगला हम देखते हैं, भारत के किस बैंक ने हाल ही में देश में सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ 70 मिलियन यूरो की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये कौन सा बैंक है आपका, ये है SBI। भारतीय स्टेट बैंक ने 14 दिसंबर 2023 को जर्मन विकास बैंक के साथ मिलकर 70 मिलियन यूरो की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते का उद्देश्य क्या है, देश में सौर परियोजना को बढ़ावा देना। अगला है 51 नंबर क्वेश्चन, बटलर समिति का गठन 1928 ईस्वी में किया गया। इससे भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करनी थी। तो इसका आंसर है आपका डी, न मतलब पहला आपका गलत है, दूसरा सही है। बटलर समिति का गठन कब हुआ था, तो 1927 में किया गया था। इसे जो है भारतीय रियासत समिति भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या था कि भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के आर्थिक और विपक्षीय मामले जो थे द्विपक्षीय, उनको सुधारने की सिफारिश की गई थी इसमें। अगला देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला। वह भारत को इंग्लैंड से आज़ाद कराकर जापान के अधीन लाने के समर्थक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। पहला तो सही है लेकिन दूसरा आपका सही नहीं है। सुभाष चंद्र बोस जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत से भागकर कहाँ गए थे, जर्मनी गए थे। जर्मनी से होते हुए वह जापान पहुँचते हैं और वहीं पर आज़ाद हिंद फौज का ये नेतृत्व करते हैं। वे भारत को जो है जापान के अधीन लाना नहीं चाहते थे, जबकि भारत को पूरी तरीके से ब्रिटेन और भी जो देश हैं उनसे मुक्त कराना चाहते थे। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 53। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। इसने एक संघीय सरकार की सिफारिश की, प्रांतों में केंद्रीय विषयों को छोड़कर शेष सभी मामलों में पूर्ण स्वायत्ता प्राप्त हो। इसने भारतीय न्यायालय की शक्तियों का विस्तार किया। संघ के कार्यकारिणी और विधानमंडल में ब्रिटिश भारत और रियासतों के प्रतिनिधि होने चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका सही नहीं है, बाकी सभी सही है। कैबिनेट मिशन जो भारत कब आता है, तो मार्च 1946 में आपका दिल्ली पहुंचता है। विभिन्न राजनीतिक दलों से बातचीत के बाद जो है मई 1946 में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। कौन करता है, तो कैबिनेट मिशन करता है। क्या क्या कहता है कि भारत में ब्रिटिश तथा भारतीय रियासतों को जो है संघ में मिला दिया जाए। संघ जो है विदेशी मामले, रक्षा और संचार साधनों का देखभाल करे। संघ के कार्यकारिणी और विधानमंडल में ब्रिटिश भारत और रियासतों के प्रतिनिधि होने चाहिए। तो ये जो है कैबिनेट मिशन इन सब की बात करता है। क्वेश्चन नंबर है 54। सिख संप्रदाय के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है या गलत है। चौथे गुरु रामदास को अकबर ने भूमि दान में दी थी। चौथे गुरु रामदास ने पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया। अर्जुन देव ने तरतारन नामक नगर बसाया। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी जो है गलत है, क्योंकि चौथे गुरु नहीं, पांचवें गुरु अर्जुन देव ने जो है पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ की जो है संकलन करवाया था। तो ये आपके 5वें गुरु थे, कौन थे, अर्जुन देव। और सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास थे, जिन्हें मुगल बादशाह अकबर ने जो है 500 बीघा भूमि दान में दी थी। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 55। निम्नलिखित घटनाओं को जो है क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। कौन सी घटना कब होती है, तो देखते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध होता है आपका 1761 में होता है, 1761 में होता है आपका पानीपत का युद्ध, तृतीय युद्ध। नादिर शाह का आक्रमण कब होता है, तो 1739 में आपका नादिर शाह का आक्रमण होता है। पुर्तगालियों का आगमन कब होता है, तो 1498 में आपका पुर्तगालियों का आगमन होता है। और सामूगढ़ का युद्ध कब होता है, तो 1658 में आपका सामूगढ़ का युद्ध होता है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही है, बाकी सभी जो है गलत है। आइए देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करना है। निकोलो कॉन्टी इटली का यात्री था। यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। तो निकोलो कॉन्टी जो है आपका इटली का यात्री था, लेकिन यह देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था विजयनगर। द्वितीय के काल में कौन आता है, तो अब्दुल रज्जाक जो है देवराय द्वितीय के शासनकाल में आता है। तो इस वजह से पहला ऑप्शन तो आपका सही है, लेकिन दूसरा सही नहीं है। अगला हम देखते हैं।
कथनों पर विचार करना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2019 में शुरू की गई थी। सही कथन का चयन करना है, तो इसका आंसर है आपका ए, केवल एक सही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा जो है केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2020 में की गई थी। कब की गई थी? मार्च 2020 में कोविड महामारी के दौरान की गई थी, जिसे केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2024 से 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 58, अटल पेंशन योजना के बारे में। इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी। अटल पेंशन योजना को राष्ट्रीय पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाता है। इस योजना के तहत कुल नामांकन 6 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। इसका उद्देश्य गरीबों, वंचितों, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। कौन सा कथन जो है आपका सत्य है? तो इसमें जो है चारों ही कथन आपके सत्य हैं। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59, पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार सर्वप्रथम किसने दिया है? तो पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार जो है चार्ल्स एल्टन ने दिया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी में जो है किसके विचार आया था? तो आपका पारिस्थितिक पिरामिड का विचार आया था। अगला हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 60, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में की गई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में स्थित है। तो इसका आंसर है आपका एक, केवल एक सही है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे हम यूएनईपी कहते हैं, की स्थापना 1972 में की गई थी। आपके मुख्यालय इसका कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका केन्या में है, केन्या के नैरोबी में है। ये आपका कहाँ है? तो अफ्रीका में है। तो इस वजह से पहला आपका सही है, दूसरा सही नहीं है। कौन सा कथन जो है सही नहीं है? COP28 सम्मेलन यूएई के दुबई में संपन्न हुआ। यह सम्मेलन एक नए समझौते के तहत संपन्न होगा, जिसे दुबई आम सहमति का नाम दिया गया। इस सम्मेलन में हानि एवं क्षति कोष के संचालन संबंधी समझौता संपन्न हुआ। हानि एवं क्षति को रोकने, न्यूनतम करने और संबोधित करने के लिए सैंटियागो नेटवर्क का निर्णय लिया गया है। तो इसका आंसर है आपका बी जो है आपका सही नहीं है, बाकी सभी जो है सही हैं। देखते हैं क्यों नहीं सही है बी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 जो कि यूएई के दुबई में हुआ है, एक नए समझौते के साथ संपन्न हुआ। इसमें क्या हुआ कि यूएई आम सहमति का नाम दिया गया, न कि दुबई आम सहमति का इसका नाम दिया गया है। तो दुबई आम सहमति न होकर क्या नाम दिया गया है? यूएई आम सहमति नाम दिया गया है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? तो ये आपका कौन है? देखते हैं, तो ये हो जाएगा डी, सिक्किम जो है आपका। भारत में त्रिपुरा तथा सिक्किम राज्य 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरे हुए हैं। त्रिपुरा जो है केवल बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा है, जबकि सिक्किम आपका चीन, नेपाल और भूटान से घिरा हुआ है। अगला हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63, कौन सा कथन सही नहीं है? भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र का सबसे प्राचीन भाग है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार जो है दक्कन पठार का ही विस्तार भाग है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में सोना तथा चांदी के भंडार स्थित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन जो है सही नहीं है, बाकी सभी जो है सही है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है। तो वहीं दूसरी तरफ मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार भाग है, जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप के द्वारा पृथक हो गया है। पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण जो है भूमि के उत्थान एवं निर्गमन से हुआ है। अगला हम देखेंगे, निम्न में से किस देश ने ज्वालामुखी विस्फोट के चलते आपातकाल की घोषणा की है? तो ये है आपका आइसलैंड ने जो है आपातकाल की घोषणा की है। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट बहुत हो रहा था वहाँ पे। पानी महिलाओं के लिए अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये जो है आपका आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने जो है महिलाएं पानी के लिए तथा पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी शुरुआत 2015 में COP22 के दौरान हुई थी। इसकी शुरुआत भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से हुई है। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बनने वाला 95वां सदस्य देश है।
तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन ही आपका सही नहीं है, बाकी सभी जो हैं सही हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत जो है भारत फ्रांस के संयुक्त प्रयास से 2015 में COP21 के दौरान की गई है, ना कि COP22 के दौरान की गई है। इसका मुख्यालय आपका गुरुग्राम में स्थित है। चिली हाल ही में इसका 95वां सदस्य बना है। तो ये और सभी जो कथन है सही है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 67 को। आइए देखते हैं। इचामती नदी भारत के किस राज्य में बहती है? तो ये जो है आपका पश्चिम बंगाल में बहती है। इचामती नदी पश्चिम बंगाल के राज्य में बहती है। अगला हम देखते हैं जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही है? इस परियोजना के तहत गोला नदी पर एक बांध का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया है। इससे उत्तराखंड के नैनीताल और उधम सिंह जिले तथा उत्तर प्रदेश के रामपुर और बरेली जिलों को लाभ होगा। तो ये हो जाएगा आंसर आपका ए। तीनों ही कथन जो हैं ये सही हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कौन सा कथन जो है सही है? ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है। इसका बहाव क्षेत्र तिब्बत, भारत, बांग्लादेश है। मानस तथा रंगत नदी इसकी सहायक नदियां हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही है। 1 और 2 तो सही है, लेकिन तीसरा आपका सही नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। तिब्बत में इसे जो है सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं दिबांग, कामेंग, लोहित, मानस, ये सभी जो हैं इसकी सहायक नदियां। रंगत जो है आपकी तिस्ता की सहायक नदी है। रंगत या रंगीत हम इसे कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा जो है सही नहीं है? उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राजस्थान बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। MP सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो जो है सी है ऑप्शन वो सही नहीं है। 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका उत्तर प्रदेश, बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका राजस्थान और सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका महाराष्ट्र तथा मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। तो इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगला हम देखेंगे नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत के शीर्ष प्राकृतिक गैस उत्पादक राज्यों का सही क्रम। तो देखते हैं नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जो है भारत के सिर्फ प्राकृतिक गैस उत्पादक राज्य हैं असम, राजस्थान, त्रिपुरा। असम, राजस्थान, त्रिपुरा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72। केंद्रीय बजट 2023-24 में सप्तर्षि अर्थात 7 प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। इनमें से को जो है कौन शामिल है? देखते हैं कौन कौन से शामिल हैं। समावेशी विकास, हरित विकास और संरचना और निवेश सक्षमता को सामने लाना। तो इसका आंसर है आपका डी। 1, 2, 4 सभी जो हैं सुमेलित हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में सप्तर्षि अर्थात 7 प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने वाली की बात की गई है। उसमें कौन कौन शामिल है? तो समावेशी विकास है, अंतिम छोर तक पहुंचना और संरचना तथा निवेश सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास करना, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र आदि जो है इससे सम्मिलित हैं, मतलब शामिल किए गए हैं। इसमें कौन सा कथन जो सही नहीं है? उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का लक्ष्य प्राप्त करना है। इस योजना की शुरुआत 2020 में हुई थी। इस अभियान के चौथे चरण की शुरुआत 14 नवंबर 2023 को की गई थी। तो इसका आंसर है आपका डी ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सभी जो हैं सही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2020 में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिशन शक्ति अभियान प्रारंभ किया गया, जिसके तहत 3 चरण पूरे हो चुके हैं। हाल ही में 14 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी ने इस अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 74। कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं? परियोजना और अवस्थिति। घाट प्रभा परियोजना जो है कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। उकाई परियोजना आपका गुजरात में है। नीरा नहर परियोजना ये जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है। जवाई परियोजना जो है आपका तमिलनाडु में नहीं है। कहाँ है? ये आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में। तो इस वजह से डी ऑप्शन आपका गलत है, बाकी सभी सही हैं। अगला हम देखते हैं 75 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से रोड द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कैलिफोर्निया है। तो आंसर है आपका बी। 1, 2, 3 तो सही हैं। तो
अलास्का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि रोड द्वीप सबसे छोटा राज्य है। वहीं दूसरी तरफ जनसंख्या की दृष्टि से कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा है। जब तो यही जो है आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। आइए अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 को। कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? ज्वालामुखी और देश सबनकाया जो है, सबनकाया किससे संबंधित है? तो ये आपका जो है पेरू से संबंधित है। माउंट मेरापी जो है इंडोनेशिया से संबंधित है। माउंट उलाबून किससे संबंधित है? तो ये आपका पापुआ न्यू गिनी से संबंधित है। पापुआ न्यू गिनी से संबंधित है। और कोलीमा जो है आपका मैक्सिको से संबंधित है। तो इस तरह से सी ऑप्शन ही आपका सही नहीं है। अगला हम देखते हैं 77। आल्प्स पर्वतमाला फ्रांस को इटली से अलग करता है। आल्प्स पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लां इटली में स्थित है। तो इसका आंसर होगा आपका ए। केवल एक सही है, दूसरा सही नहीं है। आल्प्स पर्वतमाला फ्रांस के दक्षिण पूर्व में अवस्थित है, जो फ्रांस को इटली से अलग करता है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट ब्लां है, जो कहाँ पे स्थित है? तो फ्रांस में स्थित है, न कि इटली में स्थित है। इस वजह से आपका सेकंड ऑप्शन गलत हो गया था। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद और प्रावधान। आर्टिकल 81 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 81 जो है आपकी लोकसभा के संरचना से संबंधित है। लोकसभा संरचना से संबंधित है, संरचना से। और राज्यसभा संरचना से कौन संबंधित है? तो आर्टिकल 80 संबंधित है। आर्टिकल 80 जो है राज्यसभा की संरचना से है और आर्टिकल 81 लोकसभा के संरचना से संबंधित है। आर्टिकल 84 किससे संबंधित है? 84 जो है सदस्यों की जो है अर्हता से संबंधित है। आर्टिकल 76 किससे संबंधित है? तो ये भारत की महान्यायवादी से है। 63 में जो है किसके बारे में बात की गई? तो भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में बात की गई। इस वजह से पहला ही ऑप्शन आपका गलत है, बाकी सभी जो है सही सुमेलित हैं। अगला हम देखते हैं सही सुमेलित नहीं है। योजना और केंद्र शासित उद्देश्य। कौन सी योजना किस उद्देश्य के लिए बनी थी उसके बारे में देखेंगे। प्रधानमंत्री वाणी योजना, सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई उपलब्धता, निर्विक योजना, निर्यातकों की ऋण उपलब्धता बढ़ाना, प्रधानमंत्री G1 योजना, देश में दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल क्षमता विकसित करना, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। ये किससे संबंधित है? तो वय वंदन योजना जो है आपका वरिष्ठ नागरिकों के पेंशन से संबंधित है। किससे संबंधित है? पेंशन से, नागरिकों के पेंशन से संबंधित है। तो ये आपका डी ऑप्शन ही सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी जो है सही सुमेलित हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है? तो अगरिया जनजाति जो है आपका सोनभद्र में पाई जाती है, सोनभद्र जिले में निवास करती है। गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, खरवार, पहरिया, बैगा, चेरो, ये सभी जनजातियां भी कहाँ पाई जाती हैं? तो सोनभद्र में पाई जाती हैं। सोनभद्र की इम्पोर्टेंट मतलब ये जनजातियां हैं, जैसे कौन कौन लिख लेते हैं। गोंड हो जाएगी आपकी, धुरिया हो जाएगी, धुरिया, नायक, ओझा हो जाएगी, खरवार भी इम्पोर्टेंट है आपका, खरवार, पहरिया भी इम्पोर्टेंट है, पहरिया, बैगा हो जाएगी, और चेरो। ये सभी आपके सोनभद्र की कुछ जनजातियां हैं। देखते हैं डोलड्रम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ धरातली क्षैतिज पवनों का जन्म होता है, यहाँ संवहनी धाराएं चलती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। केवल एक सही है कि भूमध्य रेखा के, मान लीजिए भूमध्य रेखा आपका 0 डिग्री, इससे 10 डिग्री नॉर्थ में और 10 डिग्री साउथ में जाने पर आपका इनके बीच भूमध्य रेखा के 10 डिग्री नॉर्थ तथा 10 डिग्री साउथ के बीच विषुवतीय निम्न वायुदाब की पेटी पाई जाती है। यहाँ वर्ष भर सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण तापमान हमेशा उच्च रहता है, और तापमान अधिक होने के कारण जो है वायु हल्की होकर ऊपर उड़ जाती है और संवहनी धाराओं का जन्म होता है। यहाँ धरातली क्षैतिज पवनें जो है नहीं चलती हैं, इसलिए इसे शांत पेटी या डोलड्रम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 82। जल संधि और स्थिति। डोबर जल संधि जो है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के मध्य है। डोबर जल संधि किससे संबंधित है? तो आपका इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर से संबंधित, जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में स्थित है। तो इस वजह से आपका ए का 4 हो जाएगा। जिब्राल्टर संधि किनके मध्य है? तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के मध्य, स्पेन और मोरक्को के मध्य स्थित होगा।
बाब अल मंदेब जल संधि, ये किससे किससे संबंधित? लाल सागर और अदन की खाड़ी से संबंधित है। यहाँ पे यमन और जिबूती के मध्य इनका मेल होगा। हरमुज जल संधि किससे किससे संबंधित है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से संबंधित है, और यहाँ पे ओमान और ईरान के बीच का होगा स्थल। तो इस वजह से हो जाएगा आपका 82 का बी ऑप्शन। सीटी डीजल के दहन से वायुमंडल में तीव्र प्रदूषण पैदा होता है। इनमें सल्फर की मात्रा बहुत कम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ए तो गलत है लेकिन आर सही है कि सीटी डीजल को अल्ट्रा लो सल्फर डीजल भी कहते हैं, जो कि डीजल का एक अत्यधिक स्वच्छ रूप है। इसके दहन से वायुमंडल में कम प्रदूषण फैलता है क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा बहुत ही कम होती है। अगला हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 84। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में विचार करना है। तो देखते हैं, युद्ध की समाप्ति पर संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन होगा। भारत को डोमिनियन दर्जा दिया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। दोनों ही कथन जो है सही कहे गए हैं। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था भारत में, तो उसी में ये स्टेटमेंट यूज किए गए थे। अनुसूची फर्स्ट अनुसूची और विषय है। कौन सी अनुसूची किस विषय से संबंधित है? तो देखते हैं आपके चतुर्थ अनुसूची किससे संबंधित है? तो राज्यसभा में आपका स्थान का आवंटन से संबंधित है। 9वीं अनुसूची जो है भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है। 7वीं अनुसूची जो है आपके शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। 11वीं अनुसूची आपका पंचायतों से संबंधित है। इस तरह से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86। अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराधी के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा। 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। दोनों ही कथन जो है इसके सही है। आर्टिकल 20 के बारे में है। आर्टिकल 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में आर्टिकल 20 को लाया जाता है। अगला देखते हैं 87 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संसद में लोकसभा तथा राज्यसभा शामिल है और राष्ट्रपति भी शामिल है। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को सूचित करता है। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो इसका आंसर है डी। डी ऑप्शन आपका सही नहीं है, बाकी सभी जो है सही हैं। क्यों नहीं? सिर्फ डी ऑप्शन ही सही है, बाकी कोई भी आपका सही नहीं है। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति संयुक्त रूप से शामिल होते हैं। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करता है और संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है लोकसभा के संदर्भ में। लोकसभा की संरचना का वर्णन आर्टिकल 81 में है। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा की चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। लोकसभा राज्यसभा सीटों का आवंटन वर्तमान में 1981 की जनगणना पर आधारित है। तो इसका आंसर है आपका ए। 1 और 3 सही है, जबकि आपका कौन सा सही नहीं है? तो दूसरा सही नहीं है। लोकसभा की संरचना का वर्णन आर्टिकल 81 में है। वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्य ही हो सकते हैं। 104वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व जो है समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यहाँ पे 1981 नहीं, 1971 की जनगणना पर आधारित है। अगला हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 89। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं। पृथ्वी की सतह वक्राकार है। तो इसका आंसर है आपका ए। कथन और कारण दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं कि पृथ्वी जो है पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि सिग्नल पृथ्वी की सतह से न टकराकर आगे बढ़ जाता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन टर्सरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? कुन्नुल, एडीज, आल्प्स, अप्लेशियन। तो इसका आंसर है आपका डी, एप्लेशियन। कुन्नुल और एंडीज आल्प्स हिमालयी टर्सरी या अल्पाइन युगिन वलित पर्वत हैं। इसके अतिरिक्त रॉकीज एंड एटलस भी आपका
किससे संबंधित है? तो बलित पर्वत से संबंधित है। जबकि अपलेशियन एक प्राचीन पर्वत है जिसका निर्माण कैलेडोनियन युग में हुआ था। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91। जेट जीरो नेट एंड से तात्पर्य, जीरो नेट एड से क्या तात्पर्य है? ये जो है आपका किसी देश विदेश की आर्थिक व्यवस्था पर स्वनिर्भरता की बात करता है। जब किसी देश विशेष की आर्थिक अर्थव्यवस्था स्वनिर्भर हो जाती है तो उसे किसी विदेशी आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं? जारी नेट एड कहलाती है। एमनियोसेंटिसिस परीक्षण संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो ये आपका गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व परीक्षण से संबंधित है आपका एमनियोसेंटिसिस। अगला है, बाजार में ENO के नाम से बिकने वाले एंटासिड होता है। क्या होता है ये एंटासिड? तो ये होता है मैग्नीशियम एल्बा। बाजार में ENO, जिसे हम क्या कहते हैं? इनो। बाजार में इनो के नाम से बिकने वाला एंटासिड या एसिडिटी से संबंधित मैग्नीशियम एल्बा इसे कहते हैं। इसका गुणसूत्र ये होता है, इससे कोई मतलब नहीं है। एक सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है, कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। अस्त्र मिसाइल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। उसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो 150 नहीं, 160 किलोमीटर है। 160 किलोमीटर है, बाकी सही है। इसमें हाई एक्सप्लोसिव फ्री फ्रेगमेंटेड HMX हथियार लाए जा सकते हैं। यह सुपरसोनिक हवाई लक्ष्यों को भेदने और नष्ट करने में सक्षम है। तो इसका आंसर है बी आपका ऑप्शन सही नहीं, बाकी सभी जो है सही है। हाल ही में दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज किस राज्य में हुई थी? तो वेनेडियम की खोज जो है आपका गुजरात में हुई थी। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 97। समर क्या है? समर आपका जो है वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम है। क्या है? वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम है। भारतीय वायुसेना ने जो है 17 दिसंबर 2023 को वायुसेना स्टेशन श्रीलंका में इसे आयोजित किया है। कहाँ पे किया है? तो श्रीलंका में इसे आयोजित किया है। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर है 98। निम्नलिखित में से विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। कौन सा स्रोत है विटामिन ई का? तो ये है आपका गेहूं के अंकुर का तेल जो है विटामिन ई के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। अगला देखेंगे, अवर्णीय लवक मुख्यतः पौधों के भूमिगत तनों एवं जड़ों में पाया जाता है। यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहां सूर्य का प्रकाश अनुपस्थित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कथन और कारण दोनों ही से, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। बुग्याल या प्यार क्या होता है? महान हिमालय में पाई जाने वाली मेघ बकरियाँ, महान हिमालय व मध्य हिमालय के मध्य पाई जाने वाली घाटियाँ, लघु हिमालय की ढाल या पाए जाने वाले घास के मैदान, हिमालय में पाए जाने वाले वन। तो इसका आंसर है आपका सी। लघु हिमालय की ढाल पर पाए जाने वाले घास के मैदान क्या कहते हैं? बुग्याल या प्यार कहलाते हैं। लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में मर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल तथा प्यार कहते हैं। UPSIDC का मुख्यालय स्थित है। UPSIDC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका कानपुर में स्थित है। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम इसका फुल फॉर्म है। यह सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, यानी ये एक संस्था है, यू है कि संस्थान है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 102 को सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। डाउन सिंड्रोम किससे संबंधित है? तो ये मंद बुद्धि से संबंधित है आपका। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किससे संबंधित है? नपुंसकता से संबंधित है। टर्नर सिंड्रोम जो है आपका बांझपन से संबंधित है, स्त्री में होता है। हीमोफीलिया किससे संबंधित है? तो रक्त का थक्का न बनना हीमोफीलिया के कारण होता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सभी जो हैं सुमेलित हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 103। अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली निम्नलिखित संधियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। कौन सी संधि कब हुई थी? तो सूरत की संधि जो हुई थी वो 1775 में हुई थी। 1775 में। सालबाई की संधि जो होती है वो होती है 1782 में। कब होती है? 1782 में होती है। बसीन की संधि 1802 में होती है। बसीन की संधि कब होती है? तो 1802 में होती है। और देवगांव की संधि जो है
3 में होती है। तो इस वजह से आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला हम देखेंगे हड़प्पा स्थल और राज्य या संघराज क्षेत्र। कौन सा स्थल कहाँ पे स्थित है? मांडो जो है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। मांडा या मांडो, मांडा ही कहलाता है वैसे। दायमाबाद आपका महाराष्ट्र में स्थित है। मांडी कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है आपका मांडी। कालीबंगन आपका राजस्थान में स्थित है। तो डी ऑप्शन सही है। अगला देखेंगे 105, हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना होता है? तो भू सतह का औसत तापमान -18 डिग्री सेल्सियस होता है। हरित गृह प्रभाव के अभाव में जो है भू सतह का तापमान कितना होगा? -18 डिग्री सेल्सियस। अगला देखेंगे गलत सुमेल है। कौन सा जो है जो सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। रासतरंगिणी किसने लिखी है? तो रासतरंगिणी जो है आपके कल्हड़ ने लिखी है। हर्षचरित किसने लिखी है? तो ये बाणभट्ट ने लिखी है। हर्ष का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट था। उसी ने जो है आपका हर्षचरित लिखी है, बाणभट्ट। विक्रमांक देवचरित किसने लिखी है? तो बिल्हड़ ने लिखी है। रघुवंशम किसने लिखी है? तो कालिदास ने लिखी है। तो इस वजह से बी ऑप्शन ही सही नहीं है। अगला हम देखेंगे विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो ये अब गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा। तो ये हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा। बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को विंड पावर या पवन ऊर्जा कहते हैं। विंड पावर में गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्रकाशीय तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत का कार्य करता है। प्रकाशीय तंतु लंबी दूरी के संचार के लिए उपयुक्त होता है। तो इसका आंसर है आपका बी। 1 और 2 दोनों ही सही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले तरंगों को क्या कहते हैं? तो पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। पराश्रव्य तरंगों को मनुष्य के कान सुन नहीं पाते हैं, जबकि इन तरंगों को चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली आदि जो है आसानी से सुन लेते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 110 को। निम्नलिखित में से कौन एक पेट्रोल की गुणवत्ता की माप है? सीटेन संख्या, ऑक्टेन संख्या, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर है आपका बी। ऑक्टेन संख्या से हम क्या मापते हैं? पेट्रोल की गुणवत्ता मापते हैं ऑक्टेन संख्या से। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका ग्रेट निकोबार में स्थित है। कितने डिग्री पर? तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, अंडमान निकोबार में। अगला हम देखेंगे इसका नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट नाम है। 112, बुद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक कितने भाग में है? तो सुत्त पिटक जो है आपके 5 भाग में स्थित है। सुत्त पिटक जो है प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का ही भाग है। 3 पिटक कौन कौन से हैं? अभिधम पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक। सुत्त पिटक का विभाजन जो है 5 भागों में किया गया है। दीर्घ निकाय, मंझिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। द जेंटू कोड निम्न में से किसका अंग्रेजी अनुवाद है? तो ये जो है आपका मनुस्मृति का जो है अंग्रेजी अनुवाद है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 114, फलक संस्कृति किससे संबंधित है? तो फलक संस्कृति आपका निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल। तो ये हो जाएगा आपका मध्य पुरापाषाण काल से आपका फलक संस्कृति संबंधित है। यह 50,000 से लेकर 40,000 ईसा पूर्व के बीच का काल था। इसी में जो है आपका क्या पाया जाता है? तो वेधनी, फलक, छेदनी, खुरचनी, ये सभी औजार जो है फलक संस्कृति में पाए जाते हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिलते हैं? मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, कालीबंगन, लोथल। तो इसका आंसर है आपका बी। कालीबंगन से जो है आपका, कालीबंगन कहाँ है? तो राजस्थान में है। यह एक प्रमुख हड़प्पा स्थल है। यहीं से शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिलते हैं और जुते हुए खेत यहीं से मिलते हैं। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है। क्या होता है प्रकाश रासायनिक धुंध में? तो ये होता है ओजोन। प्रकाश रासायनिक धुंध जो होता है एक प्रकार के वायु प्रदूषण की अवस्था है जो ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड, पैन नामक द्वितीयक प्रदूषक उपस्थित होते हैं इसमें। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रतिभूतियों की इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाई जाती है? किसके द्वारा रोक लगाई जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग। तो ये हो जाएगा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे हम क्या कहते हैं? सेबी कहते हैं। सेबी का गठन कब हुआ था? तो 12 अप्रैल 1988 को सेबी का गठन हुआ था, 1988 को।
ये इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकता है। कौन रोकता है? तो सेबी। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है? कौन सी प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है? खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, कीस्टोन प्रजाति, पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। पारिस्थितिकी तंत्र जो है आपका भूतल के एक निश्चित क्षेत्र को धारण करने वाला आधारभूत क्रियात्मक इकाई है, जिसके अंतर्गत किसी स्थान के जैविक समुदायों एवं अजैविक संघटकों के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है। अगला है तारांकित प्रश्नों के संबंध में। ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर सदस्य को तुरंत अपेक्षित होता है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप में दिया जाता है। तो इसके आंसर हो जाएगा आपका सी। दोनों ही कथन जो है सही है कि तारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर जो है सदस्य को तुरंत अपेक्षित होता है देना। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप में दिया जाता है। ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर सदस्य लिखित रूप में देता है उसे हम क्या कहते हैं? अतारांकित प्रश्न कहते हैं। एक तरफ संस्था है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है। देखते हैं राष्ट्रीय सुरक्षागार की स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। 1969 में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना ये आपका 1939 में होती है। सशस्त्र सीमा बल की स्थापना कब होती है? तो ये हो जाएगा आपका 1963 में। तो अब ए ऑप्शन सही है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 121। नगद आरक्षित अनुपात कथनों पर विचार करना है। तो देखते हैं, इसे बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है। इसमें कमी से बैंकों की ऋण देने की क्षमता में वृद्धि होती है। असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका आंसर है डी। न तो एक असत्य है न ही दो, जिसका मतलब दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। नगद आरक्षित अनुपात क्या होता है? जिसे हम क्या कहते हैं? CRR। प्रत्येक बैंक को अपने कुल नगद रिजर्व का एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास रखना होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? CRR कहते हैं। इसकी कमी से बैंकों के पास तरलता बढ़ जाती है। CRR में अगर कमी होती है तो बैंकों के पास तरलता बढ़ जाती है, जिससे उनके ऋण देने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। किसके? तो बैंक सेक्टर के। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। लोक नृत्य और राज्य कौन सा सही सुमेलित है, यही देखना है हमें। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का लोक नृत्य है। छऊ जो है आपका झारखंड का है। कहाँ का? झारखंड, ना कि उत्तराखंड। झारखंड का है। बिहू जो है आपका कहाँ का है? तो असम का है बिहू, असम का। मुखौटा कहाँ का है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। तो इस वजह से हम देखेंगे केवल एक आपका सुमेलित है, ए ऑप्शन, बाकी कोई भी सुमेलित नहीं है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? ब्रोकर्स कमीशन, संसद सदस्य को दिया जाने वाला भत्ता, भविष्य निधि कोष में अंशदान, विदेशों से प्राप्त उपहार। तो इसका आंसर है आपका डी। विदेशों से प्राप्त उपहार जो है राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना में विदेशों से प्राप्त उपहार को शामिल नहीं किया जाता है। ब्रोकर्स कमीशन संसद सदस्य को दिया जाने वाला भत्ता है। भविष्य निधि में अंशदान राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है। तो आप ब्रोकर्स कमीशन देख सकते हैं, संसद सदस्य को दिया जाने वाला भत्ता, भविष्य निधि में अंशदान, ये सभी जो है राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, मतलब सम्मिलित किया जाता है इन सभी को। मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितना भाषाएं हैं? तो मूल संविधान की जो 8वीं अनुसूची में भाषा थी उस टाइम पे 14 भाषा थी। अब टोटल कितनी हो गई है? तो 22 भाषा हो गई हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन से वे क्षेत्र हैं जिनमें विशेष अनुभव एवं ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है? तो ये हैं आपके, ये पहले समाज सेवा होते हैं, साहित्य, सहकारिता आंदोलन, कला, विज्ञान, इन सभी को जो है आपका किसमें नियुक्त किया जाता है? तो ये आपके राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्य। खेल से संबंधित व्यक्ति इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। तो इसमें कौन कौन से अहर्ता है? समाज सेवा है, सहकारिता आंदोलन है, साहित्य है, कला है और विज्ञान है। इन सभी से जो रिलेटेड व्यक्ति होंगे 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कौन करेगा? राष्ट्रपति। अगला देखेंगे, अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से कौन पुरुष T20 क्रिकेट में पहली ऑन फील्ड महिला अंपायर बनी है? तो ये हैं आपकी किम कॉटन। किम कॉटन अप्रैल 2023 में श्रीलंका एवं न्यूजीलैंड के मध्य हुए दूसरे T20 मैच में पुरुष T20 क्रिकेट में ऑन फील्ड एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बन गई हैं। BRO द्वारा अप्रैल 2023 में उत्तराखंड के चमोली में स्थित किस गांव को भारत का प्रथम गांव घोषित किया गया है?
तो ये है आपका माना गांव। माना गांव को जो है भारत का प्रथम गांव घोषित किया गया है। अगला देखेंगे, अप्रैल 2023 में संघाई सहयोग संगठन मिलेट्स फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पर संपन्न किया गया है? तो ये है आपका मुंबई में। प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अप्रैल 2023 में किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये है आपका कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो है गज उत्सव का आयोजन किया गया है। मानव वन्य जीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर मार्च अप्रैल 2023 में सम्मेलन का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये आयोजन जो है ऑक्सफोर्ड यूके में संपन्न हुआ है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 131। अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया गया, इसकी कार्यावधि क्या है? तो इसकी कार्यावधि आपका वर्ष 2022-23 से लेकर 2026-27 तक इसकी कार्यावधि को लिया गया है। अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया गया, इसकी अवधि 2022-23 से लेकर 26-27 तक होगी। इसमें टोटल सरकार ने रुपए कितने लगाए हैं? नहीं तो 1037 करोड़ रुपए सरकार द्वारा इसके लिए प्रावधान किया गया है। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विरासत दिवस मनाया गया है? तो ये है आपका 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया है। अगला देखेंगे, अप्रैल 2023 में देश की प्रथम वाटर मेट्रो सेवा का प्रारंभ किस शहर में किया गया है? तो ये है आपका कोच्चि, केरल में जो है आपका प्रथम वाटर मेट्रो सेवा का प्रारंभ कोच्चि केरल में किया गया है। अगला है, मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर संयुक्त राष्ट्र विकास लक्ष्यों को लोकलाइजेशन अपनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? तो ये जो है आपका भोपाल। मई 2023 में भोपाल संयुक्त राष्ट्र विकास लक्ष्यों का लोकलाइजेशन अपनाने वाला पहला भारतीय शहर बना है। एसडीजी के स्थानीयकरण के तहत रणनीतियों को स्थानीय स्तर पर परिभाषित किया गया है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 135। 135 क्या कह रहा है? अप्रैल 2023 में नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो ये जो है आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ है। नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव कहाँ पे संपन्न हुआ? लखनऊ में। महिलाओं की वित्तीय समृद्धि सुनिश्चित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुभारंभ किया गया है? तो ये है आपका सी, 1 अप्रैल 2023 से जो है महिलाओं की वित्तीय समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2023 में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुभारंभ किया गया। यह लघु बचत योजना से सम्मानित मतलब सम्मिलित है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 137। मई 2023 में जापान के हिरोशिमा में तृतीय क्वाड लीडर्स समिट 2023 का आयोजन किया गया। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी, किसके द्वारा की जाएगी? तो ये हैं आपके भारत द्वारा की जाएगी। क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा? भारत के द्वारा 2024 में। अगला हम देखेंगे, मई 2023 में फ्रांस के गैर सरकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा 2023 के लिए जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है। भारत का स्थान कौन सा है? तो ये है भारत का स्थान 161 नंबर का। अगला देखेंगे, मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है? तो ये जो है किया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला है, मई 2023 में भारतीय वायुसेना द्वारा किस विमान के दुर्घटना के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसकी उड़ान पर अस्थायी रोक लगा दी गई है? तो ये जो घटना थी ये थी आपका MiG-21। 2023 में भारतीय वायुसेना द्वारा MiG-21 की दुर्घटना परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसकी उड़ान पर जो है अस्थायी रोक लगा दी गई है। 49वें G7 सम्मेलन 2023 के संबंध में देखना है। इस सम्मेलन का आयोजन मई 2023 में हिरोशिमा में किया गया। इस अवसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। G7 सम्मेलन के मौके पर क्वाड लीडर्स समिट का भी आयोजन किया गया है। तो इसका आंसर है आपका डी, 1, 2, तीनों ही कथन आपके सही हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर है आपका 142। मई 2023 में जॉर्जी गोस्पोडिनो द्वारा लिखित किस पुस्तक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये है इनकी पुस्तक है आपका टाइम शेल्टर।
जॉर्जी गोस्पोडिनो द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? टाइम शेल्टर। इसको क्या मिला है? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। मई 2023 में निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा एक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है? तो ये बना है आपका मध्य प्रदेश। मई 2023 में भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास प्रोजेक्ट 75 की 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी ने अपना समुद्री परीक्षण प्रारंभ किया। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है आपका बाघसीर। मई 2023 में भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास प्रोजेक्ट 75 के तहत जो है स्कॉर्पियन पनडुब्बी बाघसीर ने अपना समुद्री परीक्षण प्रारंभ किया है। अगला देखेंगे, मई 2023 में आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपके इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। अगला देखते हैं, मई 2023 में भारत के किस हवाई अड्डे पर देश का प्रथम रीडिंग लाउंज खोला गया है? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, राजीव गांधी हवाई अड्डा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। तो ये है आपका लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, जो कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में स्थित है। तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर देश का प्रथम रीडिंग लाउंज खोला गया है। इस लाउंज की स्थापना नेशनल बुक ट्रस्ट के सहयोग से की गई है। मई 2023 में पहले खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया आपका मुंबई, महाराष्ट्र में। मई 2023 में प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? जापान, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो ये है आपका कनाडा। कनाडा ने जो है आपका प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है। मई 2023 में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एवं पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली को किस राज्य सरकार द्वारा अपना पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आपके त्रिपुरा के। त्रिपुरा के जो है सीएम ने इनको नियुक्त किया है। मई 2023 में निम्नलिखित में से किन 2 भारतीयों को COP 28 को सलाहकार समिति में शामिल किया गया था? तो किन को शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण को जो है शामिल किया गया है। तो इस तरह से आपके फ्रेंड्स 150 क्वेश्चन हो गए। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।